एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रीनू। इंडियन इकोनॉमिक्स में अब अगला टॉपिक अपन देखेंगे डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही हुई है, ये क्या क्या फीचर्स अपहोल्ड करता है, उसके अंदर क्या क्या अग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स भी दे दिया करूँगी ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि डब्ल्यूटीओ हमेशा से एग्जिस्टेंस में नहीं था। यानी कि अगर अपन को ट्रेड के अंदर रेगुलेशंस देखने हैं या फिर ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है, तो डब्ल्यूटीओ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एग्जिस्ट करने लगा 1955 के टाइम से। तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले गेट चला करता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 से। इसके अंदर 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी इन अ नेगोशिएशन फॉर द ट्रेड। लेकिन उसके बाद से 1955 से डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस जिसका आइडिया 60 साल पहले दे दिया गया था। तो GATT के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस थे, उनके लॉजिक्स अलग अलग प्रकार के थे। पर कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ और गेट का जो स्टैब्लिशमेंट या फिर हम कह सकते हैं जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सेम था कि ट्रेड को हमको रेगुलेट करना है या फिर उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एलिमिनेट करना है। तो गेट के क्या एम्स थे कि सबसे पहला उनको टैरिफ रिड्यूस करना था। टैरिफ रिड्यूस करने का मतलब कि ट्रेड के अंदर जो भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, उसको रिड्यूस करना था। सेकंड, उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी रिड्यूस करना था या फिर पूरी तरीके से एलिमिनेट करना था। ये भी सब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ट्रेड के टाइम पे लगाए जाते हैं। उसके बाद में थर्ड, इनको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी एलिमिनेट करना था। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप इतना अमाउंट ही इंपोर्ट कर सकते हैं या इतना अमाउंट ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बनाई गई थी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अंदर जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते थे उनको रिजॉल्व करने का काम भी गेट का होता था। पर फिर गेट को 1 जनवरी 1995 में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। इसके मेन प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर है, रेसिप्रोकलिटी के बेसिस पर है और डोमेस्टिक सेफ गार्ड्स के बेसिस पर है। यानी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेगी, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी डेवलप्ड हो, कुछ डेवलपिंग स्टेज पर होंगी और कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी हो सकती हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहती है। तो इसके अंदर उन सबका सेफ गार्ड करने की कोशिश करी जाती है कि कहीं उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं करा जा रहा है। अब हमको देखना है कि गेट और डब्ल्यूटीओ के अंदर के डिफरेंसेस क्या हैं। गेट बेसिकली एक प्रोविजनल ट्रीटी है जो सर्व करती है, जिसकी सर्विसेज होती है बाय एडहॉक सेक्रेटरिएट। एडहॉक सेक्रेटरिएट मतलब कि एक कमीशन रहता है टेम्पररी, या फिर हम कह सकते हैं कमेटी रहती है जो इन सब चीज़ों को संभालती है। और डब्ल्यूटीओ के अंदर ये एक फुल फ्लैश्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत बड़ा एक सेक्रेटरिएट रहता है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। फिर गेट का सेकंड पॉइंट हमारे पास है allowed their contracting parties to retain their domestic laws in certain sensitive areas। गेट अपने रिस्ट्रिक्शन मतलब रेगुलेशंस तो लगाता ही है, सजेशंस देता ही है, लेकिन इसके अंदर अलाउंस दे रखी है जो भी कंट्रीज हैं कि अपने डोमेस्टिक लॉज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलग से वो निकाल के रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपने लॉज लगा सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ रिवर्सेस सच पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन, वो इन लॉज को रिवर्स कर देता है। इसके बाद में गेट के अंदर इट हैड ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इसमें केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रहती है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर सारे मेंबर्स रहते हैं। गेट वॉज अप्लाइड ओनली ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, यानी कि गेट को एक टेम्पररी बेसिस पे रखा गया था, परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा गया था, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म करके किस में करा गया? डब्ल्यूटीओ में। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ के कमिटमेंट्स हैं वो परमानेंट होते हैं, बाइंडिंग होते हैं मेंबर कंट्रीज के ऊपर। एज सच डब्ल्यूटीओ अप्रोच इज रूल बेस्ड एंड टाइम बाउंड, वो एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से चलता है, कुछ भी काम यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे नहीं देखा जाता है। इसके अंदर ट्रेड का जो भी रूल्स है वो केवल मर्चेंडाइज गुड्स पे ही लगता है, यानी कि केवल और केवल ऐसे गुड्स जिनका ट्रेड करा जा सकता है केवल उसी के ऊपर रेगुलेशन करता था। लेकिन डब्ल्यूटीओ का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, मतलब कि इसके अंदर केवल गुड्स का ट्रेड नहीं होगा, मर्चेंडाइज का ट्रेड नहीं होगा, लेकिन सर्विसेज का भी ट्रेड होगा, आईपी राइट्स का भी ट्रेड होगा, सर्विसेज
मतलब जो सर्विसेज हम नहीं देख सकते, इनटेंजिबल सर्विसेज है, उनका भी ट्रेड किया जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गई, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो टेंजिबल नहीं है, या फिर आप उसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन उनका भी जो राइट्स है वो डब्ल्यूटीओ देता है। फिर गेट डिस्प्यूट सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन डायलेटरी, यानी कि गेट के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खिंच जाते थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ के जो डिस्प्यूट्स है वो डायलेटरी नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक है और बहुत जल्दी इनके डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हमको देखना है कि डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब उसको जब ट्रांसफॉर्म करा गया उस टाइम पे क्या क्या क्राइटेरिया सेट थे कि हाँ हमको ये चीज़ें मीट करनी है। तो सबसे पहला जो गेट का होता था क्राइटेरिया, वही डब्ल्यूटीओ का रखा गया कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, उन टैरिफ्स को रिड्यूस करना है। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है उसको भी एलिमिनेट करना है। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा या तो फोर्स करेगी, या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड करने में दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को भी एलिमिनेट करना है। एक फिर दूसरे जितने भी इनके पास डब्ल्यूटीओ के पास पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे जोर देना है, वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम को बढ़ानी है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ानी है, प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक्सपैंड करना है। उसके बाद टू इंश्योर द डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली द लीस्ट डेवलप्ड अमंग दैम secure a share in the growth in IT commensurate with the needs of their economic development। यानी कि जो भी डेवलप कंट्रीज है और इसके अंदर स्पेशली जो डेवलप के अंदर उतरने वाली है, अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, उनको आईटी प्रोटेक्शन दिए जाए, उनकी ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलप के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए। उसके बाद है टू फैसिलिटेट द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अच्छी तरीके से उसका उपयोग हो सके ताकि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। उसके बाद में एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट डेवलप करना है, मोर वायबल एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि डब्ल्यूटीओ का पहला ही एक मुद्दा रहता है कि कुछ भी डायलेटरी बेसिस पर नहीं रखना हमको, या फिर टेम्परेरी बेसिस पर नहीं रखना। जो भी डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे हम एक लार्ज बेसिस पर रहेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के लिए रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्यूरेबल करने की कोशिश करते हैं हर नेगोशिएशन को। फिर आता है टू इंश्योर लिंकेज बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भी ध्यान रखती है कि ट्रेड करने के चक्कर में किसी को हार्म ना पहुंचे और सस्टेनेबिलिटी डेवलप्ड रहे। इसके बाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर डब्ल्यूटीओ के अंदर सबसे हेड रहती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर 3 सेगमेंट्स डिवाइडेड है या 3 कमिटीज़ डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट रहती है हमारे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि जितने भी डिस्प्यूट्स हो गए बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों आ जाती है। एक तो पहले उनके डिस्प्यूट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी रहती है टीपीआरबी, जो कि ट्रेड के रेगुलेशन को देखती है। फिर एक डायरेक्टर जनरल रहता है, ये डब्ल्यूटीओ का सेक्रेटरीट रहेगा। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर किस किस डिस्प्यूट को सॉल्व करा जा रहा है, फॉर ट्रेड इन गुड्स मतलब कि सारे मर्चेंडाइज, फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, फॉर ट्रेड इन आईपी राइट्स, तीनों टाइप के ट्रेड के ऊपर वो ध्यान देगी। और कमिटीज़ कौन कौन सी 3 बनी हुई है, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन बीपीओ रिस्ट्रिक्शंस, बीपीओ यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं या लगाने चाहिए उनको भी रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस टाइप से उनका रेगुलेशन चलता है, या फिर इस टाइप से उसकी बॉडी अथॉरिटीज़ डिवाइडेड है। फिर डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर इट अपहोल्ड्स द राइट टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स रीच्ड अमंग द मेंबर नेशंस। तो वो सारे इम्प्लीमेंटेशन करती है ट्रेड करने के लिए, या तो 2 कंट्रीज़ में या तो 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, और उन सबको एडमिनिस्टर करती है और उन सबको एक वॉच डॉग की तरह यहाँ पे डब्ल्यूटीओ काम करता है। फिर ये एक फर्म है किसका, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन का। फिर ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करती है, जैसे कि हमने कमेटी देखी, एक ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। उसके बाद में जो भी ओवरसी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको देखना,
मतलब जितने भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको ओवरसी करना, यानी कि सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से देखना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा तो नहीं लगाई जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। और फिर लास्ट आता है टू कॉपरेट विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड इट्स एफिलिएट्स विद अ व्यू टू अचीविंग ग्रेटर कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी सेटिंग। यानी कि डब्ल्यूटीओ केवल एक अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है ट्रेड को मैनेज करने के लिए, उसको अगले अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कॉप अप करके चलना पड़ता है, ताकि सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और उसके बाद में उसका रेगुलेशन अच्छे से हो पाए एक फेयर मैनर में। तो डब्ल्यूटीओ का क्या एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है या फिर वो किसके लिए सेटअप हुआ वो तो देख लिया, लेकिन इसके अंदर अग्रीमेंट्स क्या क्या आते हैं कि डब्ल्यूटीओ मेन किसके ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहला आता है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्यों लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, या फिर हम कह सकते हैं कि सस्टेन करने के लिए जो मेन सोर्स है वो सारे एग्रीकल्चर से ही आएंगे। तो इट रिलेट्स टू डोमेस्टिक सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, मिनिमम मार्केट एक्सेस कमिटमेंट एंड डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सेट्रा। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर में वो सारे सब्सिडीज को रेगुलेट करती है, ओवरसी करती है कि सही तरीके से लगाए जा रहे नहीं जा रहे। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, इंपोर्ट कोटाज लगा देंगे, तो वो महंगे हो जाएंगे। अगर महंगे हो जाएंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उनके पास रिसोर्सेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद में वो सारे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और डोमेस्टिक सब्सिडीज़ को कर्टेल करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है या एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। उसके बाद में वो एक अग्रीमेंट भी तैयार करते रहते हैं जिसके अंदर जैसे कि लेटेस्ट ये था कि अगर it is laid down that current total aggregate measure of support should not exceed 10% of the annual value of the total agriculture product measured at international price। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वो उस प्राइस को इंटरनेशनली सेट करा जाएगा, और उस इंटरनेशनल प्राइस को जब आप सेट कर रहे हो तो 10% से ज़्यादा का आपको सब्सिडी नहीं देना है, यानी कि सपोर्ट नहीं देना है टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने एक सेट बना दिया, क्राइटेरिया बना दिया, इसके आगे अगर कोई जाएगा तो वो उसके ऊपर एक्शंस लेती है डब्ल्यूटीओ। उसके बाद में ऑल्सो लेट डाउन दैट मेंबर कंट्रीज शुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू अ लेवल ऑफ 3% बिलो द बेस पीरियड 1986 टू 1990 लेवल ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्पैन ऑफ 6 ईयर। उसके बाद में दूसरा उन्होंने क्या एक रेगुलेशन लगाया कि जब भी आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज लगा रहे हो तो वो उसको आप 3% लेवल से कम रखो। बेस पीरियड कौन सा रखा गया, 1986 से 1990, और वो कब तक रहेगा इम्प्लीमेंटेशन स्पैन, 6 साल के लिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट शुड बी रिड्यूस बाय 21%। आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी सब्सिडीज लगा रहे हो उसका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, 21% से डिक्रीज हो जाना चाहिए। फिर दूसरा हमारा आता है एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग्स मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो होता है क्लॉथ प्रोडक्ट्स का, कपड़ों का, फाइबर्स का, टेक्सटाइल्स का। तो उसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट बनाया गया है। उसमें क्या करा गया है, ये इंपोर्ट कोटास को फेज आउट करने की कोशिश करते हैं मल्टी फाइबर अग्रीमेंट के थ्रू। ये हो रहा है 1947 से और इसका टाइम स्पैन होता है 10 साल का। एज अ रिजल्ट कोटास ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग हैव नाउ बीन अबॉलिश्ड। तो अब ये देखा जाता है कि डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट के अंदर अब सारे जो भी कोटास हैं वो सब कुछ हटा दिए गए हैं टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के अंडर। थर्ड हमारे पास एग्रीमेंट आ रहा है मार्केट एक्सेस का। मार्केट एक्सेस यानी कि द मेंबर नेशंस विल कट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल एंड फार्म प्रोडक्ट्स बाय एन एवरेज ऑफ अबाउट 37%। कि एग्रीमेंट ऑन मार्केट एक्सेस मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह कंसीडर करा जा रहा है। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हो तो आपका मार्केट क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड, जिसके अंदर जितने भी 196 या 197 कंट्रीज़ हैं आप सबको कंसीडर करोगे। तो उसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि टैरिफ को ज़्यादा से ज़्यादा घटाया जा सके। फोर्थ आती है हमारी एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स। ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये होती है किसके लिए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जा सके। फिर उसके ऊपर क्या रहता है, इट प्रिवेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी परफॉर्मेंस क्लॉजेस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स
in respect of earnings on foreign exchange, foreign equity participation and transfer of technology। तो ये इम्पोजिशन किस किस के बेसिस पे हटा रही है कि आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर से हटाई जाए, इक्विटी पार्टिसिपेशन से हटाई जाए, आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे भी हटाई जाए। ये सारे अग्रीमेंट्स बेसिकली किसके ऊपर फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रेड बैरियर्स है, उनको हटाया जा सके ताकि जो भी ट्रेड है वो स्मूथ तरीके से चलाया जा सके, ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान हो ना डेवलप्ड को नुकसान हो। फिर होता है कि इट रिक्वायर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज टू बी ट्रीटेड एट पार विथ नेशनल कंपनीज। फिर फिफ्थ आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स ऑन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर हमारे वो सारे प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं जो कि टेंजिबल नहीं होते, जैसे कि कॉपीराइट लेना, उसके बाद ट्रेडमार्क लेना, जीआई टैक्स लेना, ये 10 साल के लिए होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग भी 10 साल के लिए, किसी चीज़ पे पेटेंट ले रहे हो आप, वो 20 साल के लिए रहेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं वो 10 साल के लिए, और ट्रेड सर्विसेज। तो ये वाली चीज़ भी कंसीडर कर ली गई कि भाई जो आप टेंजिबल नहीं है लेकिन आपको उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी दिया जाएगा। सिक्स्थ आता हमारा अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। ये भी टेंजिबल नहीं होते। तो गेट क्या करता था, केवल मर्चेंडाइज या फिर गुड्स के ऊपर ध्यान देता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ का एक एक्सपैंडेड फर्म है जिसके अंदर वो ट्रेड, मर्चेंडाइज, आईपी राइट्स सबको कंसीडर करता है ताकि नो वन विल लेफ्ट बिहाइंड। द गेट provides a multilateral framework of rules and regulation which should govern trade in services under condition of transparency and progressive liberation। इसके अंदर वो ध्यान रखता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में हो सके, किसी का नुकसान ना हो और किसी का ज़्यादा फ़ायदा ना हो। फिर लास्ट आती है हमारी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इसके अंदर अगर किसी कंट्री के अंदर ड्यू टू ट्रेड अगर कोई बैरियर्स क्रिएट करते टाइम या फिर ट्रेड करते टाइम कुछ भी ऊंच नीच होती है, वाद विवाद होता है, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, डब्ल्यूटीओ। अब इन सब के बेसिस पे ये भी देखना पड़ता है कि जो डब्ल्यूटीओ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। मेजरली आजकल जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर 196 या 197 जितनी भी कंट्रीज़ है, वो सबको ही हर कोई चाहता है कि वो डब्ल्यूटीओ के अंदर रजिस्टर हो ताकि उनका फेयर वे में ट्रेड कंसिडर हो सके। तो उसके अंदर दो टाइप की कंट्रीज आएंगी, डेवलप भी आएंगी और डेवलपिंग भी आएंगी, यानी कि दैट आर ऑन द वे ऑफ डेवलपिंग, ऑन ऑन द पाथ ऑफ बीइंग डेवलप्ड। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर दोनों कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे क्योंकि दोनों के मोटिव्स अलग होते हैं, पाथवेज अलग होते हैं। तो इसके अंदर भी डब्ल्यूटीओ काम करता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए होना चाहिए कि इनके बीच के टेंशन्स को हटाया जाए। तो उस डिस्पैरिटीज़ को हटाने के लिए, उनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए भी डब्ल्यूटीओ अपना अलग से कमेटी बना के काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ। तो दोनों कंट्रीज अलग अलग वे में सोचेगी। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसको तो फ़ायदा है, वो सोचेगी कि ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाए, टैरिफ्स हटा दिए जाए ताकि फ्री ट्रेड और इम्प्रूव मार्केट एक्सेस हो सके। इनमें इनका फ़ायदा है डेवलप कंट्रीज़ का क्योंकि इनका मार्केट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या सोचेगी कि नहीं, हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके। क्योंकि अगर डेवलप कंट्रीज़ की एमएनसीज उस कंट्री में स्टैब्लिश हो जाएगी, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, ये डेवलपिंग है और यूरोप, यूएसए ये सब डेवलप्ड है, तो अगर वहाँ की एमएनसीज यहाँ के स्टैब्लिश हो रही है तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए डेवलप्ड चाहेगी कि ट्रेड बैरियर्स हटा दो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो चाहेगी कि नहीं, थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ सेव रहे। उसके बाद में सब्सिडीज़ की अगर बात करी जाए तो डेवलप कंट्रीज़ फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ which can distort global trade by giving them an unfair advantage over producers in developing countries। डेवलप कंट्रीज तो प्रोवाइड कर देती सब्सिडीज, डेवलपिंग कंट्रीज को पहले पर डिसएडवांटेज भी झेलना पड़ता है। दिस प्रैक्टिस अंडरमाइनिंग द competitiveness of developing country industries and spark cells for stricter rules to limit subsidies, especially in sectors crucial for their economic development। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो कहाँ कहाँ पर सब्सिडीज़ लगाएंगे जो कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। उसके बाद में आईपी राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डेवलपिंग कंट्रीज पुश फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स विद इन द डब्ल्यूटीओ, प्राइमली बेनिफिटिंग द फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स।
यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास में जो टेक्नोलॉजिकल पावर ज़्यादा रहती है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ रहती हैं ये, तो यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी रहती है, तो वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे डब्ल्यूटीओ के अंदर रहते हुए कि इन सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। कौन कौन सी? फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एंटरटेनमेंट। बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये बोलती हैं कि इन जो भी हार्ड या फिर हाश ये लगा रहे हैं आप आईपी राइट्स, उनकी वजह से इनको दिक्कतें झेलनी पड़ती है कि अगर ये इंपोर्ट करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं टू बिकम डेवलप्ड, तो अगर ये इंपोर्ट करेंगे इन सारे प्रोडक्ट्स को तो इनको ये महंगे दाम पे मिलेंगे, तो इनका एक्सेस इनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। जैसे कि कोई भी टाइम के कोई भी एक वीक टाइम पे अगर इनको फार्मास्यूटिकल से हेल्प चाहिए तो इनको मेडिसिन महंगी मिलेगी, टेक्नोलॉजी महंगी मिलेगी, तो इनका डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत झेलनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद में फोर्थ आता है डिस्प्यूट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ का, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ इंक्लूड रहती है, टैरिफ्स इंक्लूड रहते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी उनके फार्मर्स को, ताकि जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लो आ सके। पर इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके फार्मर्स को लाइवलीहुड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, उनकी इनकम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि उनको ज़्यादा दाम नहीं मिल पाता। फिर आता है हमारा फिफ्थ, एक्सेस टू मार्केट। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस चैलेंजेस इन असेसिंग द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू नॉन टैरिफ barriers, stringent product standards, and complex custom procedures. They argue that these barriers hinder their export opportunities and economic growth. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास में क्या चैलेंजेस आता है कि जब वो मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ का, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से या फिर जो भी वो टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ में या इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। उसके बाद अगला डिस्प्यूट हमारा क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने हमेशा ये कंसर्न रेस करा है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो फेयरनेस है और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, they argue that it disproportionately favors the interest of developed countries. They seek reform to ensure that the system is more equitable and accessible to all members. कभी भी आप WTO के डिस्प्यूट चैलेंजेस को पढ़ोगे तो हर बार ये देखोगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्लेम करेंगी कि WTO हमेशा किसकी साइड लेता है, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो उनके हमेशा ये कंसर्न रहेगा कि हमारे तरफ में फेयरनेस आ सके और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम अराइज हो सके। लास्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में ये सारे रिसोर्सेज कम रहते हैं, तो वो डिमांड करती है डब्ल्यूटीओ से कि उनको ये पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन का मौका दिया जा सके। दे कॉल फॉर ग्रेटर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम द मल्टी ट्रेडिंग सिस्टम। क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है टेक्नोलॉजिकली, या फिर हर चीज़ फ़ोन से इतनी जल्दी रेगुलेट हो जाती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हर मेंबर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है कि वो इन ट्रेड को रेगुलेट कर सके। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमेशा डब्ल्यूटीओ से ये गुजारिश रखती है कि हमें फुल्ली पार्टिसिपेशन दिया जाए या फिर हमें हेल्प करी जाए इन सारे रिसोर्सेज को ओवरकम करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा डब्ल्यूटीओ का सिस्टम कि कैसे डब्ल्यूटीओ काम करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होती है, फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।